अपने स्कूल के मुख्य द्वार पर मैं आज फिर ठिठक गया। 20 वर्षों बाद स्कूल आया नहीं था बल्कि बुलाया गया था। नजरें स्कूल के बड़े से बोर्ड पर गई जिस पर आज भी वैसे ही उसका नाम लिखा था और निशान बना था जैसे सालों पहले था। आज भी हृदय गति तीव्र थी। नमस्कार दोस्तों, जीवन में संघर्ष किसके नहीं है। कोई इनसे लड़ जाता है तो कोई हार जाता है। तो सुनते हैं इन्हीं संघर्षों की कहानी प्रखर चंद्रा की जुबानी। बिहार में गंगा के किनारे बसे एक शहर के प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल से मैंने शिक्षा ग्रहण की। पिताजी प्रोफेसर थे और उन दिनों कॉलेज के शिक्षकों को वेतन साल में 1-2 बार ही नसीब होता था। पैसे की तंगी के बावजूद उन्होंने मुझे और नीति को 200 रुपए मासिक फीस वाले इस महंगे स्कूल में डाला। उनका और उनके जैसे ज्यादातर अभिभावकों का मानना था कि यदि उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही जाएंगे, बस फिर सारी जिंदगी पटरी पर। पर हर महीने स्कूल से कुछ न कुछ आर्थिक मांगे आती ही रहती थी। अपने घर की हालत ऐसी होती कि लगता कि कोई कुछ पैसे दान ही कर जाता। ऐसे में पिताजी से हर सोमवार कक्षा के चैरिटी बॉक्स के लिए 1 रुपया मांगना कितना कठिन काम था, वह हम जैसे कितनों को आज भी याद होगा। पिताजी हमें सिक्का देते समय ऐसे देखते जैसे हम पर खर्च किए इन एक एक सिक्कों का हिसाब रख रहे हों। अब बच्चा लोग कुछ बन जाए, बस ये सब कष्ट खत्म हो जाएगा। इतना मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, कम से कम 90% नंबर तो लाइएगा ना बोर्ड एग्जाम में। हम दोनों जल्दी से हाँ में सिर हिलाते और अपना अपना सिक्का लेकर भाग जाते। हमारा स्कूल उन दिनों बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने वाली फैक्ट्री माना जाता था। वहां का माहौल भी किसी उत्पादन स्थल जैसा ही था। सभी केवल किताबों, पढ़ाई और ट्यूशन की बातें करते। नीति जैसे बच्चे शिक्षकों की आंखों का तारा थे और मेरे जैसे उन्हें हमेशा खटकते थे। हमारे प्रधानाचार्य महोदय भी बड़े चतुर निकले। जिन बच्चों से कोई उम्मीद ना होती उन्हें 8वीं तक तो स्कूल से निकाल ही देते थे। मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी। हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकों की कहानियों का एक एक शब्द याद हो जाता। गणित और विज्ञान भी पसंद थे, पर 100 में से 100 अंक कभी नहीं आए। पिताजी कहते, इनसे तो कोई उम्मीदें नहीं है, बेटी नाम रोशन करेगी हमारा। कभी कभी ऐसा लगता था कि यदि कुछ और समय दिया जाता तो सभी प्रश्न सुलझ जाते, पर आसपास की दुनिया तो बड़ी जल्दी में थी। पिताजी की झिड़कियों की आदत सी हो गई थी, सो वे मुझे बुरी नहीं लगती और उन्हें लगता था कि मुझ पर उनकी बातों का कोई असर ही नहीं होता। पर वे भी बड़े परिश्रमी थे। उन्होंने हार नहीं मानी और प्रतिदिन अपने कटु वचनों में से नए नए शब्द जोड़ते रहे। देखते देखते मैं 10वीं में आ गया। मेरू पर्वत सा बोझ मेरे सर पे हमेशा डला रहता। ऐसा लगता था कि बस वह समय बीत जाए। मेरे घर में घुसते ही कर्फ्यू लगा दिया जाता। टीवी, बातचीत सब बंद। सभी मेरी बोर्ड की तैयारियों में अपने अपने तरीके से अपना योगदान दे रहे थे। मेरे खाने पीने तक का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। एक एक मिनट का महत्व समझा माँ बादाम लिए हमेशा खड़ी रहती थी। मैं भी सारा समय किताबें आंखों के सामने खुली रखता। हाँ, उन्हें पढ़ता कम ही था। उन किताबों में छोटे छोटे कागज छुपाकर उन पर कई कहानियां लिख डाली थी। ये कहानियां कहाँ से आई यह तो मुझे पता नहीं, पर मेरी कलम उन कागजों पर स्वतः ही चल पड़ती। इतिहास और भूगोल की पुस्तकों ने मुझे दुनिया घुमा दी थी। मैं सोचता कि यदि दूर देशों में मुझ जैसे कोई बच्चे हों तो वो अपना जीवन कैसे बिताते होंगे, क्या करते होंगे। मेरा मन इन प्रश्नों के कई अनूठे उत्तर दे देता और यही सब कहानी बनकर कागजों पर उतरते। एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो घर में विचित्र सन्नाटा था। आवाजें तो यूं भी मेरे आने पर बंद कर दी जाती थी, पर यह खामोशी कुछ अलग सी थी। पिताजी की आंखें क्रोध से लाल, मां गर्दन झुकाए कोने में खड़ी। मैंने तभी पिताजी के हाथों में अपनी कहानियों वाले रंग बिरंगे कागज देखे और सब समझ गया। मेरे पीछे क्या ये लोग मेरी चीजों में ताक-झांक करते हैं? मैंने इतना सोचा ही था कि एक जोर का थप्पड़ गाल पर पड़ा। पिताजी ने अपना सारा गुस्सा अपने थप्पड़ों और शब्दों द्वारा निकाला। हम सोचते थे कि सुधर गया, पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहा है, ये तो कहानी लिखते हैं सारा दिन, ऐसे आएगा नंबर इनको। बताइए, नवंबर तक कहानी लिख रहे थे। हमारा तो किस्मतें खराब है, कम नंबर आएगा तो सब लोग कितना हंसेगा हम पर। मुझे अब कहानियों से चिढ़ सी हो गई थी। अब ख्याल भी मेरे कमरे तक ही सिमट कर रह गए। उन कागजों को देखकर पिताजी की मार याद आ जाती। नवंबर के बाद मैंने कोई कहानी नहीं लिखी, केवल पढ़ाई की। परीक्षा खत्म होते ही सभी सहपाठी 11वीं की तैयारियों में लग गए। मेरे लिए भी 11वीं की किताबें आईं। उनकी कद काठी देखकर दिल बैठ सा गया। तब तक 10वीं का परिणाम आ गया। 88% अंक से कोई खुश न था। घर वालों ने जैसे मुझसे आशा ही छोड़ दी थी।
दूध बादाम सब नीति को मिलने लगे और झिड़कियां मुझे। इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी कल्पना खूब उड़ाने भरती। सब कहते पता नहीं क्या चलता रहता है इनके दिमाग में, आंख खोल के सपना देखते रहते हैं, क्या होगा क्या इनका। अगले साल नीति 95% अंक लेकर जिले में अव्वल आई। पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। मैं अपने कमरे से सब देख बहन के लिए बहुत खुश था, पर उसे बधाई किस मुंह से देता। नीति को आगे पढ़ने रांची भेज दिया गया। उसने 12वीं में भी कमाल दिखाया और देश के प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके बाद उसने 2 वर्ष नौकरी की, फिर MBA करके एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हो गई। और मैंने 12वीं में विज्ञान के विषयों की धज्जियां उड़ा दी। इंजीनियरिंग की किसी परीक्षा में पास न हुआ तो घर के पास ही एक सरकारी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करने लगा। अब तो हालत यह थी कि पिताजी देखते ही मुंह फेर लेते। नीति ने उन्हें एक कार भेंट की। उस गाड़ी में पूरा शहर घुमाते। यदि कोई पहचान वाला दिख जाता तो जोर से आवाज देकर उनसे बात किए बिना आगे न जाते। ऐसे में उन्होंने कितनी बार शहर भर की ट्रैफिक को रोके रखा, कितनी ही बार खंभों से टकराए भी, पर अपनी गाड़ी दिखाए बिना किसी को आगे जाने न दिया। मुझे उस कार को छूना भी मना था। मैं रोज अपनी साइकिल पर कॉलेज जाता, वापस आते समय गंगा के किनारे घंटों बैठकर अपनी कहानियां लिखता और फिर शाम तक घर चला आता। घर पर माँ बेमन से खाना परोस देती। खाने के बाद मैं अपने कमरे में ही रहता। मेरी किसी को सुध न थी। केवल नीति की तरह MBA करके खूब पैसा कमाना ही इन क्लेशों से बचने का एकमात्र विकल्प लगने लगा था। मेरे अधिकतर सहपाठी भी यही कर रहे थे। हर किसी ने कहीं न कहीं से यही डिग्री हासिल की और दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों में काम कर रहे थे। मैंने भी यही करने की सोची, पर बड़े प्रयासों के बाद भी किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। पहले केवल इंजीनियरिंग की असफलता थी, पर अब तो MBA भी जुड़ गया। हालत और बुरी हो गई। लगा जैसे मैं किसी लायक ही नहीं था। पिताजी सही कहते थे। सोचने लगा अब क्या होगा मेरा। एक दिन एक सहपाठी ने सलाह दी, प्रखर जी कहानी काहे नहीं छपा लेते हैं, अच्छा लिखते हैं, कोशिश करिए। मैं शहर के एक संपादक के पास गया। उन्होंने 1-2 कहानियां पढ़ी और उन्हें रद्दी कहकर मुझे वहां से भगा दिया। यहां भी घोर निराशा हाथ लगी। मैंने जीवन से अब सारी उम्मीदें छोड़ दी। हताश होकर गंगा के किनारे जा बैठा। आज घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। आत्मसम्मान कुछ बचा नहीं और मैं स्वयं को दुनिया का सबसे निकृष्ट व्यक्ति मान बैठा था। सब एक ही रास्ते पर बढ़े जा रहे थे और मैं एक ही स्थान पर केवल पैर पटक रहा था। कोई मेरे बारे में कुछ नहीं कहता। किसी को मुझ पर गर्व नहीं था। मैं वहां से उठकर सीधा अपने एक दोस्त के घर गया। उसके पिताजी की एक छोटी सी फैक्ट्री थी। मैंने सुना था कि वहां एक प्रबंधक की जगह खाली थी। मैंने उनसे वह नौकरी मुझे दे देने की बात की। वे बोले, हम आपको खाली 10,000 रुपया दे पाएंगे बेटा, आप कैसे करेंगे। मैंने जिद की तो वे मान गए। अगले दिन से मैं आधा दिन कॉलेज जाता और वहां से फैक्ट्री। देर रात घर पहुंचकर थक कर सो जाता। अब तक पिताजी को मुझसे शिकायतें थीं, पर जब उन्होंने यह सुना कि मैं एक छोटी सी फैक्ट्री में 10,000 की तनख्वाह पर काम करता हूँ, वे मुझसे और चिढ़ गए। मैंने उनकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी थी। उन्होंने तुरंत वह नौकरी छोड़ने का आदेश दिया। मैंने अपना पक्ष रखना चाहा तो घर से निकल जाने को कह दिया। 27 बरस के लड़के को कब तक खिलाएंगे। फैक्ट्री के मालिक ने मुझे रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। मशीनों के साथ जब मेहनत की तो ये जाना कि छोटी छोटी उपलब्धियों और उनसे मिली प्रसन्नता से भी कितनी खुशी मिलती है। कुछ बहुत बड़ा करने की चाह में हम इन्हें खो देते हैं। यहाँ मुझे किसी की उम्मीदों को पूरा करने की जरूरत नहीं थी। पैसे कम थे पर अपने थे। पहली बार मेरे पास समय था कि मैं अपने सपने स्वयं देखूं और अगर उन्हें पूरा ना भी कर पाऊं तो कोई भय ना रहे। उस काम से मुझे एक अस्तित्व मिला, एक ठौर सा मिला। मैंने मन लगाकर काम किया, पढ़ाई भी पूरी की, खाना बनाना तक सीख लिया। कॉलेज खत्म हो गया और मेरे पास समय बचने लगा। मैंने उस खाली समय में वो सब कुछ किया जो मैंने कभी सोचा भी न था। कोई पार्ट टाइम नौकरी, मालिक के लिए वेबसाइट बनाई, कभी गरीब बच्चों को पढ़ाया, चित्रकारी तक कर डाली। अब किसी काम को करने से पहले मैं यह नहीं सोचता कि मुझे इससे फायदा क्या होगा, बल्कि यह कि इससे मैं क्या नया सीख पाऊंगा। मैंने अपनी कहानियां भी खूब लिखी। एक दिन मालिक ने फैक्ट्री का दौरा करते समय मेरे कुछ शब्द पढ़ लिए। वे बोले, प्रखर, इनको छपवाइए भाई।
गए थे हम मिश्रा जी के पास, वो जो संपादक है ना, भगा दिए हमको, बोले रद्दी है, कोई पढ़ेगा नहीं। तो आपको भी रद्दी लगता है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, रद्दी लगता तो लिखते क्यों, पर छपाने के लिए तो दूसरे को अच्छा लगना चाहिए ना। आपको एक संपादक ने भगा दिया तो आप मान गए कि आपकी कहानी खराब है, किसी और के पास गए ही नहीं। जब आप मानते हैं कि ये सब अच्छा लिख रहे हैं तो थोड़ा कोशिश और कर लीजिए। जब तक सब मना नहीं कर देते तब तक लगे रहिए। उस दिन ऐसा लगा कि कैसे मैंने दूसरों की धारणाओं को मानकर अपने जीवन के रास्ते चुने थे। यदि किसी एक ने भी यह कह दिया कि नहीं होगा तो हथियार डाल दिए। अगले दिन से मैं कई संपादकों से मिला। कुछ ने तो मिलने तक से इनकार कर दिया, कुछ ने आधी अधूरी कहानियां सुनी और कुछ ने लिपि वहीं छोड़ देने को कह दिया। किसी ने छापने की बात तक न की। इस बार मैं परिणाम को लेकर भयभीत नहीं था। मुझे संपादक ढूंढकर उनसे मिलकर अपनी कहानियां दे देने में ही संतुष्टि मिल रही थी। अचानक एक दिन एक प्रसिद्ध संपादक महोदय का फोन आया। वे मेरी कहानियों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहते थे। मेरी 2 वर्षों की मेहनत आज रंग लाई। पुस्तक छपी और खूब बिकी। अब मुझे संपादकों के पास जाना नहीं पड़ता, बल्कि वे मुझसे भेंट करने के इच्छुक रहते हैं। मैंने अपना छोटा सा शहर नहीं छोड़ा। गंगा के पास एक घर बना लिया है जहां अब अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। कहानियां व काव्य लिखने से अब समय नहीं मिलता, सो फैक्ट्री की नौकरी तो छोड़नी पड़ी, पर मेरे मालिक आज भी मेरे मार्गदर्शक हैं। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो किसी को मेरा नाम भी शायद पता ना होगा, पर आज इसी विद्यालय ने प्रसिद्ध लेखक प्रखर चंद्रा को आमंत्रित किया है ताकि मैं यहाँ के बच्चों को भविष्य में कुछ बड़ा कर सकने के लिए प्रेरित कर सकूं। आज भी छात्र छात्राएं सीधी रेखाओं में सुबह की प्रार्थना के लिए करबद्ध खड़े। उनके बीच से बढ़ता हुआ मैं उनमें कई प्रखर चंद्रा देख रहा हूँ जो यह सोच रहे होंगे कि आज फिर मन लगाकर पढ़ाई करने या स्कूल का नाम रोशन करने की बात की जाएगी। मैंने मंच पर आकर केवल इतना कहा, मैं नहीं चाहता कि आप सब मुझ जैसा बने। अपनी पहचान स्वयं ढूंढे। आज हर किसी के जीवन में तनाव है और अक्सर यह तनाव तब होता है जब हम दूसरों की प्रशंसा पाना चाहें और वह न मिल रही हो। इस तनाव से बचने का और कुछ सार्थक कर दिखाने का ऐसा रास्ता चुने जहां आप जाना चाहते हो, वो नहीं जिस पर सब चले जा रहे हो। मंजिल वो हो जहां पहुंचकर आपको खुशी मिले, वो नहीं जहां पहुंचकर दुनिया को खुशी मिले। खुशी वो हो जो आपकी अपनी हो, वो नहीं जो दुनिया ने तय की हो। सफलता असफलता से स्वयं को न जांचें, श्रम का साथ लें, खुली आंखों से सपने देखें और उन सपनों पर भरोसा भी करें। उनके लिए जिद करें। मुश्किलें आएंगी, पर जब वे सपने सच होंगे, यही दुनिया आपके कदमों में होगी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा विद्यालय गूंज उठा। मैंने कईयों के चेहरे पर वो दृढ़ भाव देखा जिसे मैंने बड़ी मुश्किल में पाया था। यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक व सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।